आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था हमारा जो हेलो एल्केन की विरचन की जो विधियां थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और इसका मतलब होता है कि जो हमारे हेलो एल्केन है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देती है। पहले हमने पढ़ा कि वो किस तरीके से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हेलो एल्केन का निर्माण हो चुका है वो किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में इसमें थोड़ा सा ही बताया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। नाभिक स्नेही यानी जो नाभिक को प्यार करता है, नाभिक से स्नेह रखता है। नाभिक यानी प्लस, और प्लस से स्नेह रखने वाला नाभिक स्नेही कहलाता है। और प्लस से स्नेह कौन रखेगा? जो खुद माइनस चार्ज का होगा। प्लस से स्नेह कौन रखेगा? जो खुद माइनस चार्ज का होगा। यानी नाभिक स्नेही आपके क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियोफिल कहलाते हैं। यानी उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Nu+ से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको इसका रिएक्शन बताया था कि जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो मैंने बताया कि जो हेलो एल्केन होता है जब इसमें क्या होते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आके जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, हेलो एल्केन को उनकी जगह से हटा देते हैं और खुद उनकी जगह आ जाते हैं। तो जब किसी को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर आ जाए कोई भी चीज, जैसे मान लो यह नाभिक स्नेही है तो नाभिक स्नेही इसको प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर आ जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी किसको उसी की जगह से हटाकर खुद उसकी जगह आ जाना। किसको उसी की जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन। और ये प्रतिस्थापन प्रदर्शित किसके द्वारा हो रहा है? नाभिक स्नेही के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर बात? तो यहाँ पर ये आपका जो x है ये माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है वो ध्यान से सुनना आप लोग। एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के, नाभिक रागी यानी ये जो नाभिक स्नेही है इसे नाभिक रागी भी कहा जाता है। तो एक नाभिक रागी हेलो एल्केन के हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। हेलो एल्केन के हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी SN1 अभिक्रिया, एक होती है आपकी SN2 अभिक्रिया। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हम इस चीज को समझेंगे, तो आज जो भी हमारा लेक्चर रहेगा वो उसकी डिटेलिंग पर ही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 अभिक्रिया के बारे में और इसकी क्रिया विधि, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे? इसकी अभिक्रिया भी पढ़ेंगे और अभिक्रिया के साथ साथ इसकी क्रिया विधि भी पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या है आपका टॉपिक? सबसे पहले है आपका एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसे ही SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसे SN1 क्यों कहा जाता है और इसमें अभिक्रिया किस तरीके से होती है ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान से सुनना सारी चीजों को। यहाँ पे देखना आप लोग, होता क्या है, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अपने यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको इसमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम एक अणुक की बात करेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे, तो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा तृतीयक हेलो एल्केन देते हैं। पहली बात तो ये अभिक्रिया कौन देंगे? तृतीयक हेलो एल्केन। ये अभिक्रिया कौन देते हैं? आपके तृतीयक हेलो एल्केन। में रखना है कि जो तृतीयक हेलो एल्केन होते हैं वो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब आपको पता है कि तृतीयक हेलो एल्केन की बात चल रही है, तो तृतीयक हेलो एल्केन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल ये चीज तो मैं आपको बार बार रिपीट करके बताती हूँ कि जब कार्बन जब तीन तरफ से हेलो एल्केन से जुड़ा होता है तो उसे अपने क्या बोलेंगे? तृतीयक। अब यहाँ पे हेलो एल्केन है, यानी ये तो तृतीयक एल्केन है, लेकिन हेलो तो तब बनेगा जब इसमें आपने क्या जोड़ा हो? एक हेलोजन भी जोड़ा हो।
समझ आई बात? तो तृतीयक हेलो एल्केन देते हैं तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप एग्जांपल ले लो CBr, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3, क्योंकि ये भी एक एल्किल ग्रुप है, ये भी एक एल्किल ग्रुप है, ये भी एक एल्किल ग्रुप है। तो जिस कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो आपका 3 डिग्री कार्बन हो जाता है। यहाँ पे आपका एक हैलोजन भी जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? तृतीयक हेलो एल्केन बोलेंगे। क्लियर बात? अब यहाँ पर क्या होता है देखो, पहली बात तो जो हमारी ये अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया होती है, ये आपकी 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है, सबसे पहला पद जो होता है उसमें क्या होता है, पद फर्स्ट में या प्रथम पद में क्या होता है कि ये जो आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका क्या है 3 डिग्री हेलो एल्केन है। सबसे पहले आपके यहाँ पे आपको पता है ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये बॉन्डिंग इन 2 इलेक्ट्रॉनों से, मतलब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तभी ये बॉन्डिंग बनी है। सहसंयोजक बंध यानी इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और यहाँ पर ये दोनों परमाणु जो है आपस में एक दूसरे से अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है देखना कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं किस पे? Br पे, यानी ब्रोमीन पे। अगर आपके बंध के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये जो Br का एक इलेक्ट्रॉन है वो तो ब्रोमीन के पास ही रह जाएगा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन का है वो शिफ्ट हो गया Br पे। Br पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपको पता है जब कोई भी अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे आ जाता है माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आ जाता है प्लस चार्ज। यानी प्रथम पद में क्या होगा? प्रथम पद में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किस पर? आपके हैलोजन पर, और हैलोजन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जो आपका पीछे बच गया है कार्बन के जो, मतलब कार्बन का जो ग्रुप बच गया है उस पे क्या आ जाएगा? उस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ऐसा क्यों आया? तो ये आपको पता ही है, यहाँ पे आ गया आपका कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोधनायन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बोधनायन। इजी सा नाम है ना, कार्बन से कार्ब शब्द मिल गया, धनायन है तो ऊपर इसमें धनायन जुड़ गया। ठीक है, लेकिन ये जो कार्बोधनायन बन रहा है ये भी तीनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस कारण इसे अपने क्या बोलेंगे? इस कारण इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोधनायन। इसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोधनायन। ठीक है, पहले पद में क्या होता है? पहले पद में जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के कारण ब्रोमीन नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाता है और कार्बन पे आ जाता है प्लस चार्ज। इस कारण इसे कार्बोधनायन कहते हैं। और ये कार्बन तीनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़े होने के कारण इसे 3 डिग्री कार्बोधनायन कहते हैं। ये तो था आपका पहला पद। अब बात आती है कि सेकंड पद में क्या होता है। सेकंड पद के अंदर आप इसको इस तरीके से लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब सेकंड पद में क्या होता है देखो, आपको पता है नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो आपके न्यूक्लियोफिल होते हैं यानी जो नाभिक स्नेही होते हैं वो आपके हेलो एल्केन के, मतलब आपके हेलो एल्केन के हैलोजन को हटाकर खुद उसकी जगह जुड़ जाते हैं। लेकिन क्रियाविधि की बात चल रही है तो क्रियाविधि मतलब होता है कि हम उसके एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं कि भाई ये हो कैसे रहा है ना। तो सेकंड पद में क्या होता है कि आपका जो कार्बोधनायन बन चुका है, 3 डिग्री कार्बोधनायन बन चुका है। अब इस पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यानी जो आपका न्यूक्लियोफिल है, सॉरी, जो आपका न्यूक्लियोफिल है यानी जो नाभिक स्नेही है वो क्या करेगा, यहाँ पे आक्रमण करेगा। और जैसे ये आक्रमण करेगा ये इसके साथ क्या कर लेगा, आसानी से बॉन्डिंग कर लेगा।
क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और आपको पता है नाभिक स्नेही इसी चीज का वेट कर रहा था कि कब ये आपका धनायन हो जाए और कब ये इसके साथ आके जुड़ जाए, क्योंकि ये खुद क्या है, माइनस है, और खुद माइनस होने के कारण ये क्या करता है, जो प्लस वाला है उससे स्नेह करता है, उससे प्यार करता है, यानी उसके पास जाके जुड़ने के लिए कोशिश करता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो बन जाएगा CCH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ आपका क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफिल। क्लियर बात? तो ये आपको उत्पाद बन गया है। आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात तो जो एक अनुनाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ये आपके 2 पदों में संपन्न होती है, और हम इसमें जो प्रोडक्ट लेके चलते हैं, मतलब जो हम रिएक्टेंट लेके चलते हैं, यानी जो हम अभिकारक लेके चलते हैं, वो हमारा तृतीय हैलो एल्केन होना चाहिए, क्योंकि एक अणु की अगर हम बात करें यानी SN1 अभिक्रिया की बात करें तो ये तृतीयक हैलो एल्केन के साथ ज्यादा अभिक्रिया देता है, ज्यादा स्थायी अभिक्रिया देता है। क्लियर बात? तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है इसे हम बोलते हैं धीमा पद, या फिर ये क्या होता है आपका मंद होता है, धीमा पद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पे छोटी सी चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ना आपने जो रासायनिक बलगति की चैप्टर पढ़ा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेग निर्धारक पद होते हैं वो आपके प्रथम, मतलब जो प्रथम पद है उसके समानुपाती होता है। जिन्होंने 4 चैप्टर पढ़े हैं उनको तो समझ आ रहा होगा, जिन्होंने मुझसे 4 चैप्टर नहीं पढ़ा यानी रासायनिक बलगति वाला चैप्टर नहीं पढ़ा उनको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप उस चैप्टर को भी एक बार, उसमें भी जो वेग निर्धारक पद जितने भी टॉपिक्स मैंने क्लियर करवा रखे हैं उन वीडियोस को एक बार आप देख लोगे, आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं वेग की, जो वेग होता है वो बताता है अभिक्रिया के पद को बताता है। ठीक है, ये जो वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, ये हमारे, आपको बस लिटरली ये याद रखना है, सामान्य तरीके से ये याद रखना है कि जो हमारी अभिक्रिया होती है, मतलब पूरी क्रियाविधि होती है, पूरी क्रियाविधि में जो आपकी प्रथम पद होती है ना, केवल वही आपके वेग के समानुपाती होती है, केवल वही आपके वेग के समानुपाती होती है। बस इतना याद रखना और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्रथम पद आपका कौन सा है, ये वाला पद है, और प्रथम पद में आपके पास अभिकारक क्या है, अभिकारक है आपका RX। इस कंप्लीट को मैं R मान लूं और इसको मैं क्या मान लूं, X मान लूं। तो यहाँ पर जो हमारे अभिक्रिया है, अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके समानुपाती है, वो RX के समानुपाती है। अगर मैं इसको खोल के लिखती हूँ तो आपको पता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का निशान अगर कहीं हम पढ़ते हैं तो उसको हटाने के लिए हम कोई ना कोई स्थिरांक का उपयोग करते हैं, इसे हम वेग नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसे मैं इतनी देर से SN1 अभिक्रिया क्यों कह रही थी, इसको मैं SN1 अभिक्रिया इसलिए कह रही थी क्योंकि ये आपका एक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशनल से तो आगे आपके पास S, न्यूक्लियोफिल से आगे आपके पास N। अब 1 क्यों आता है, क्योंकि जो हमारे अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पे डिपेंड करता है, वो केवल और केवल आपके प्रथम पद के अभिकारक पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रथम पद के अभिकारक पर डिपेंड करता है, और प्रथम पद के अभिकारक में आपको एक ही अणु दिखाई दे रहा होगा, यानी RX के हैलो एल्केन के अलावा क्या आपको यहाँ पे अभिकारक के रूप में और कुछ दिखाई दे रहा है, आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर अपने क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ एक अणु पे डिपेंड कर रहा है। ये तो स्थिरांक है, स्थिरांक जो होता है वो नियतांक मान होता है, उसके लिए हम नहीं देखते इस चीज को, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिल के रूप में आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हो, आप OH माइनस ले सकते हो। क्या ले सकते हो, OH माइनस। ठीक है, OH माइनस भी ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला अणु ले सकते हो। क्लियर होगी बात? तो एक बार ध्यान से सुन लेना इस चीज को। पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ये क्या, किस प्रकार की अभिक्रिया है, मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने कहा कि आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है SN1 अभिक्रिया, एक होती है आपकी SN2 अभिक्रिया।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 अभिक्रिया के बारे में। SN1 अभिक्रिया में आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका क्या हुआ कि सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि SN1 अभिक्रिया तृतीयक हैलोएल्केन देते हैं। सबसे ज्यादा तृतीयक हैलोएल्केन देते हैं, सबसे स्थायी तृतीयक हैलोएल्केन होते हैं, सिर्फ इसी कारण। ठीक है, अब बात आती है तृतीयक हैलोएल्केन के अंदर जो आपके हम तृतीयक हैलोएल्केन लेते हैं, ये आपके दो पदों में अभिक्रिया को संपन्न कराती है। प्रथम पद को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वेग निर्धारक पद, जो कि हमारा धीमा होता है। प्रथम पद में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो सारे शिफ्ट हो जाते हैं हैलोजन पर, और इस कारण से हैलोजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और पीछे जो हमारा कार्बन बच जाता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस कारण हम इसे 3 डिग्री कार्बोधनायन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पद होता है उसमें हमारा जो 3 डिग्री कार्बोधनायन बनता है उस पे कौन अटैक करता है, उस पे अटैक करता है आपका न्यूक्लियोफिल यानी नाभिक रागी। जैसे ही नाभिक रागी इस पे अटैक करेगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो प्राप्त हो जाएगी। कौन सी? एक अणुक। अब एक अणुक कैसे हुआ, कैसे पता चला? ये यूनिमोलिक्यूलर है, ये एक अणुक है। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किस पे निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके प्रथम पद पर निर्भर करता है, प्रथम पद के अभिकारक पर, उत्पाद पर नहीं, अभिकारक। वैसे तो इसका उत्पाद यही बन रहा है पर ये दोनों आगे जाके अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे अभिक्रिया का वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, जो हमारे प्रथम पद के अभिकारक की सांद्रता होती है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ कि अभिक्रिया का वेग, ताकि आप इसको भूलो ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभिक्रिया का वेग प्रथम पद के अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। इस डेफिनेशन को याद रख के आप इस चीज को लिख सकते हो कि यहाँ जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो किसके समानुपाती हो गया, वो हो गया हमारे जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में प्रथम पद के अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो गया। यहाँ जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग है वो आपके किसके समानुपाती होगा, Rx के। और जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाएंगे उसकी जगह एक स्थिरांक लग जाएगा जिसे हम वेग नियतांक भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसका, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस कारण सब्स्टिट्यूशन से तो हमने ले लिया S, न्यूक्लियोफिल से ले लिया हमने N, और ये हमारा एक अणुक अभिक्रिया होने के कारण हमने ले लिया इसे 1, इसलिए इसे क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे SM2 अभिक्रिया के बारे में, वो भी काफी इजी है, वो भी आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे SN2 अभिक्रिया के बारे में। SN2 अभिक्रिया यानी हम बोल सकते हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका द्विअणुक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे SN2 अभिक्रिया। इसे हम क्या बोलेंगे, SN2 अभिक्रिया। अब देखो इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब हम SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं या फिर द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो इसमें आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें हम लेते हैं प्राथमिक हैलोएल्केन। इसमें हम क्या लेते हैं, प्राथमिक हैलोएल्केन जो है ये आपके SN2 अभिक्रिया देती है, SN2 अभिक्रिया देती है। क्लियर बात। अब बात करते हैं कि प्राथमिक हैलोएल्केन किसे कहेंगे,
तो प्राथमिक हेलो एल्केन वो होगा जिसमें कार्बन परमाणु एक तरफ से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, क्योंकि हमने एक तरफ से इसे जोड़ दिया किससे, एल्किल ग्रुप से, दूसरी तरफ से किसे जोड़ दिया, हेलोजन से, और बाकी तो इसकी संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए हमने हाइड्रोजन जोड़ना ही होता है। तो ये हो जाएगा आपके प्राथमिक हेलो एल्केन की स्ट्रक्चर। अब हम इसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इससे मिलता जुलता, तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, यहाँ ले लिया आपका हाइड्रोजन, यहाँ भी ले लिया मैंने आपका हाइड्रोजन। इसको ना हम इस तरीके से लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। CH3, यहाँ भी H, यहाँ भी H, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कोई हेलो एल्केन लेंगे, तो मैंने ले लिया Cl ले लेते हैं आपकी बार, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका प्राथमिक हेलो एल्केन, जिसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसमें अभिक्रिया कैसे होती है, ध्यान से समझना। जैसे हमने पीछे वाले SN1 अभिक्रिया में देखा था कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो आपकी 2 पदों में संपन्न होती है, लेकिन SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें हमारी जो अभिक्रियाएं होती है ये केवल एक ही पद में संपन्न हो जाती है। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि अब जब ये एक ही पद में संपन्न होगी तो सीधी सी बात है कि जो न्यूक्लियोफिल है उसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। यहाँ पर पहले तो हम क्या कर रहे थे, कार्बोधनायन बना रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमारा कार्बोधनायन नहीं बनेगा, अलग से कार्बोधनायन बनने के बाद फिर न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं करेगा, यहाँ डायरेक्ट न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, यानी इसमें केवल एक ही पद होगा। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफिल होता है ना, वो थोड़ा सा जो होता है ना, अपने ये बोलते हैं कि ये धोखेबाज होता है। ये धोखेबाज क्यों होता है, क्योंकि ये इसके पीछे से अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है, पीछे से। SN1 अभिक्रिया में तो हमने पढ़ा कि जो हमारे न्यूक्लियोफिल होते हैं वो डायरेक्ट आके जुड़ जाते हैं, वो देखते हैं कार्बोधनायन बन चुका है और वो डायरेक्ट जाके उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया है वो एक ही पद में संपन्न होती है। रीजन इसका यही है कि जो पहला पद है ना, उसी में हमारा जो न्यूक्लियोफिल है वो धोखा करता है, किसके साथ, 1 डिग्री हेलो एल्केन के साथ। कैसे करता है, वो देखता है कि पीछे से, वो कुछ नहीं सोचता, वो सीधे आता है और पीछे से इसके अटैक कर देता है, मौका ढूंढते ही पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो आपके यहाँ पर OH भी जुड़ने लग जाएगा। अगर आपके OH भी यहाँ आगे जुड़ने लग जाएगा तो मैंने आपको जो मैंने ऑर्गेनिक की बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर्स जो है उसमें बेसिक की जो वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन 4 से ज्यादा बंध बना ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए कार्बन 4 से ज्यादा बंध नहीं बनाएगा। अगर कार्बन की बंध 4 से ज्यादा बन गई तो वो गलत है। क्लियर बात, यानी यहाँ पर जो OH माइनस है वो अगर पीछे से आके अटैक करेगा तो कार्बन की संयोजकता कितनी होने लग जाएगी, 5, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाएगी, इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl है आपका, यहाँ पे आपका जुड़ गया आके OH, क्योंकि इसने कहाँ से अटैक किया है, पीछे से। अब आप देख सकते हो कार्बन की संयोजकता यहाँ कितनी प्रदर्शित हो रही है, 5 हो रही है, जो कि गलत है, क्योंकि आपने अच्छे से इस चीज को क्लियर कर रखा है कि कार्बन जो होता है वो 4 से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित कर ही नहीं सकता। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में एक संक्रमण अवस्था बनती है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। इस स्टेज को हमने संक्रमण अवस्था क्यों कहा, क्या रीजन था इसको संक्रमण अवस्था कहने का, क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी इससे दूर जाने लगता है, और जो OH माइनस है वो धीरे धीरे से बॉन्डिंग बनाने लगता है। कहने का मतलब है, जैसे ही समझने इस चीज को पजल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप लोग। इसने क्या बोला कि जैसे ही OH माइनस इस पे अटैक करेगा कार्बन की संयोजकता 5 होने लग जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रुथ है, कार्बन की संयोजकता 4 है तो 4 ही रहेगी, 4 ही थी, 4 ही आने वाले टाइम में रहेगी और 4 ही है।
तो अब क्या होता है, जैसे OH माइनस अटैक करेगा तो एक बॉन्ड को तो क्या होना पड़ेगा, वहां से निकलना ही पड़ेगा, एक बॉन्ड को तो खत्म होना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, यहाँ जो कार्बन है इसमें जो क्लोरीन बंध बना के बैठा हुआ था वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, दूर होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, और OH जो है वो नया बंध बना लगता है। कहने का मतलब है पुराना बंध एक टूटने लग जाता है, नया बंध जो है वो जुड़ने लग जाता है, क्योंकि संयोजकता 5 नहीं प्रदर्शित हो सकती। किसी भी हालत में कैसे करके भी 4 तो करनी ही पड़ेगी, और 4 तभी होगी जब इसमें OH जो है वो जुड़ने लगेगा, तो एक बॉन्ड को बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ से निकल कौन सा बन रहा है, तो वो हैलोजन निकल रहा है। रीजन ये है, हैलोजन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है, तो माइनस वाला आके जुड़ेगा तो एक माइनस को ही निकलना पड़ेगा उसकी जगह पर, इसी को तो हम प्रतिस्थापन कहते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो चाहे SN1 की बात करें चाहे SN2 की बात करें, हो तो क्या रहा है, जो न्यूक्लियोफिल है वो हैलोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। पहले वाले में तो जो आपका SN1 अभिक्रिया था उसमें तो आपके जो न्यूक्लियोफिल थे वो बहुत शरीफ थे, सामने से आए, उन्होंने देखा कि अब जगह खाली है तो अब यहाँ पे आके रह सकते हैं। लेकिन SN2 में क्या हुआ, इन्होंने धोखा किया, इन्होंने देखा जगह खाली नहीं है लेकिन इन्हें मतलब नहीं है, इन्होंने पीछे से अटैक कर दिया, और पीछे से अटैक किया और क्लोरीन को बाहर निकलना पड़ा। और क्लोरीन जिस टाइम बाहर निकलता है, यानी पुराने बंध जब टूटते हैं और नए बंध जब जुड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्लियर हुई बात, जब पुराने बंध टूट रहे होते हैं, नए बंध जुड़ रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन है, यहाँ आ जाता है OH, यहाँ H, यहाँ H, और क्या बाहर निकल गया आपका, क्लोरीन बाहर निकल जाता है। अब रिएक्शन ही वही है, वही आपका न्यूक्लियोफिल आएगा, हैलोजन को प्रतिस्थापित करेगा, खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, SN1 में हम 2 पद पढ़ रहे थे, इसमें हम एक ही पद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर वेग निर्धारक पद की बात करें, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया है, यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, जब आपके अभी इस चीज को ध्यान से सुनना, जब आपके पास कोई भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में एक से अधिक पद हो, तो उस टाइम जो हमारे अभिक्रिया का जो वेग होता है वो प्रथम पद के अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन जब पद ही एक हो, जब ऑप्शन ही ना हो आपके पास, तो ये जो वेग होगा वो आपके इसमें जो अभिकारक दिख रहा है इसके क्या हो जाएंगे, अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। यानी यहाँ आपको अभिकारक अब 2 नजर आ रहे हैं, वहां प्रथम पद में अभिकारक आपको 1 नजर आ रहा था, यहाँ प्रथम पद क्यों बोले, क्योंकि पद तो एक ही है। तो यहाँ जो आपकी रिएक्शन है, पहली बात तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन चल रही है, पर इसमें जो हम अभिकारक ले रहे हैं उसमें आपको 2 सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारकों की सांद्रता पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर हम अभिकारक की सांद्रता के रूप में 2 चीज देख रहे हैं, तो ये दोनों ही साथ में आएंगे। वहां पे 1 था तो वो 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा आपका RX, ये भी एक हेलो एल्केन ही हुआ, भली 1 डिग्री है पर ये भी एक हेलो एल्केन है। एक तो RX के समानुपाती हुआ और एक OH माइनस के। क्लियर बात, पहले वाले रिएक्शन में जो हमारा वेग था वो केवल और केवल RX पे निर्भर कर रहा था, लेकिन अब वाले विक्रिया में जो हमारा वेग है वो RX और OH माइनस दोनों पे निर्भर कर रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। द्विअणुक इसलिए क्योंकि ये 2 अणुओं पे निर्भर कर रहा है, इसका वेग जो है वो 2 अणुओं के समानुपाती है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि वेग बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा RX और यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस। क्लियर बात, समझ आ गया होगा। एक बार मैं द्विअणुक वाला दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि इसमें आपका कोई डाउट नहीं रह जाए। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा द्विअणुक है, तो इसमें क्या होता है, पहली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है
कि जो आपके द्विअणुक नाभिक रानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है उसमें हम प्राथमिक हैलोएल्केन लेते हैं। अब बात आती है कि हमने प्राथमिक हैलोएल्केन क्यों लिया। तो आपको एक बात तो बता रखी है मैंने कि अगर आपके पास आ जाए कि आपके पास एक तो होती है 3 डिग्री यानी तृतीयक, एक होती है आपके पास 2 डिग्री और एक होती है आपके पास 1 डिग्री। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा स्थायी है 3 डिग्री, उससे कम स्थायी है 2 डिग्री और सबसे कम स्थायी है 1 डिग्री। क्लियर बात है। अब वहां पर हमारा 3 डिग्री यूज कर रहे थे क्योंकि वो स्थायी अवस्था में था। अब यहाँ पर अगर हमने 3 डिग्री ले लिया होता ना तो ये इतना ज्यादा स्थायी है कि OH यहाँ पीछे से इसके अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री हम यूज करते हैं। तो 1 डिग्री जो होता है वो सबसे कम स्थायी होता है, इस कारण से जो न्यूक्लियोफिल होता है वो इस पे आसानी से अटैक कर लेता है। और इससे जब ये पीछे से इसका अटैक कर रहा है ना, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं पश्च आक्रमण। इसे अपने क्या बोलते हैं? पश्च आक्रमण। ठीक है, या पश्च बंधन भी बोलते हैं। ठीक है, या पश्च बंधन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आक्रमण तो ऐसा लग रहा है राजा महाराजाओं में लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो पश्च बंधन लिख देते हैं। अब देखो, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखना आपको कि प्राथमिक हैलोएल्केन SN2 अभिक्रिया देती है। ठीक है, प्राथमिक हैलोएल्केन में क्या होता है कि जो प्राथमिक हैलोएल्केन आप लेते हो, जब इसकी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिल से करवाई जाती है तो न्यूक्लियोफिल क्या करता है? इसका पीछे से अटैक करता है जिसे हम पश्चबंधन कहते हैं। और जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो आपको पता है कि इस कंडीशन में कार्बन की संयोजकता 5 प्रदर्शित होने लगेगी, जो कि कभी नहीं हो सकता। तो कार्बन को 4 संयोजकता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है कि जो पुराने बंध है वो टूट रहे होते हैं और नए बंध जुड़ रहे होते हैं। इस कंडीशन में हम इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्लियर बात? तो संक्रमण अवस्था के बाद क्या होता है? क्लोरीन पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है और OH पूरी तरीके से जुड़ जाता है। ये होती है आपकी रिएक्शन किसकी? SN2 अभिक्रिया की। और यहाँ पर आपके एक से ज्यादा पद है ही नहीं, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो इन पे निर्भर करता है। और इन यहाँ पर हमारे कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? द्विअणुक यानी बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बात? तो एक बार SN1 अभिक्रिया को और SN2 अभिक्रिया को अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखना और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके और भी कई सारे मतलब अपने बोल सकते विभिन्नताएं हैं, ये हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ।